जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी मुझे पता नहीं था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरी शादी जिसके साथ कराई गई वह मुझ पर बहुत हाथ उठाता था, लेकिन अब तो हाथ उठाने के काबिल भी नहीं था। बिस्तर पर पड़ा रहता था और बार बार स्टोर रूम की तरफ देखता। जब मैं पूछती थी क्या है वहाँ पर, तो अजीब से इशारे करता था। वह अपनी बात समझा नहीं पाता था। रोज़ रात को इसी तरह करता रहता था। पहले मुझे कहता था कि उसे तरफ कुछ है, और जब मैं जाने लगती तो मुझे मना भी करता था। कहता था कि नहीं जाओ, मुझे समझ नहीं आता था। फिर एक दिन मैं स्टोर रूम में चली ही गई, और जब सामने देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर तो एक इतना लंबा। लोग तो कहते हैं कि अगर किसी बड़ी उम्र के मर्द की शादी छोटी उम्र की लड़की से हो जाए तो वह उसे बहुत खुश रखता है, लेकिन मेरे मामले में यह सब कुछ बिल्कुल ही उलटा था। मेरा पति मुझसे 18 साल बड़ा था। जब मुझे बताया गया कि मेरी शादी जिससे करवा रहे हैं वह 18 साल बड़ा है, तो मैंने फ़ौरन ही रोना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। पर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि वह सरकारी नौकरी करता है, बहुत बड़ी पगार मिलती है उसको, ऊपर की कमाई भी है, और आज कल ऊपर की कमाई के बिना कोई भी आराम से नहीं रह सकता। 3 वक्त की रोटी पूरी हो जाए वही काफ़ी होती है। वह शॉपिंग भी कराएगा। मैं भी लड़की थी, मुझे भी शॉपिंग करने का, घूमने का बहुत शौक था। तो आपने पति से शादी तो कर ली, पर बाद में पता चला कि जो सपने मुझे मेरे रिश्तेदारों और लोगों ने दिखाए थे वह सब झूठे थे। शादी की रात थी और मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। जब मेरा पति कमरे में आया तो उसने अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई थी जिसे उसने पीछे छुपाया हुआ था। मैं समझ गई कि शायद मेरे लिए कोई तोहफ़ा लेकर आया है। मैं बहुत खुश हो गई। वह कहने लगा, ज़रा बिस्तर से उठो, तो मैं समझी मेरा पति काफ़ी रोमांटिक है। लगता है फिल्मी स्टाइल में मुझे वह तोहफ़ा देना चाहता है। वह कहते हैं ना कि घुटनों पर बैठकर बीवी को फूल पकड़ाते हैं, शायद वह मेरे लिए कोई तोहफ़ा ही लेकर आया था। मैं तो इस बात में भी खुश होती कि अगर मेरे लिए कोई फूल ही लेकर आया होता, क्योंकि उसके हाथ में जो चीज़ थी वह उसने छुपा रखी थी और काफ़ी बड़ी लग रही थी। मैं बिस्तर से हटकर एक तरफ खड़ी हो गई तो वह आगे बढ़ गया। उसके बाद उसने बिस्तर के ऊपर जो किया वह देखकर मेरी आंखें ही फटी रह गईं, क्योंकि वह आगे बढ़ा और उस सफ़ेद चादर को बिस्तर के ऊपर रखने लगा। उसके हाथ में कोई तोहफ़ा नहीं, बल्कि एक सफ़ेद चादर थी। हमारे कमरे को शायद मेरे पति के किसी रिश्तेदार की पत्नी ने सजाया था, और जैसे कि कमरे को सजाया जाता है उसी तरह से सजाया हुआ था। बिस्तर पर बहुत अच्छी प्यारी सी लाल रंग की चादर थी, लेकिन वह इस चादर के ऊपर एक बिल्कुल उजली सी सफ़ेद चादर बिछाने लगा। जब चादर अच्छी तरह बिछा दी गई तो मुझे कहने लगा कि अब इस पर बैठ जाओ। मुझे उसकी बात समझ तो आ गई थी, लेकिन ठीक तरह से नहीं। मेरे लिए वह कोई गिफ्ट नहीं लाया था। उसने कहा कि मेरी बात मानना, नहीं तो मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। बस इतनी बात कहते ही वह चुप हो गया और मुझे पता चल गया कि चादर क्यों बिछाई थी। लेकिन यह तो भगवान की कृपा थी कि उसे बोलने के लिए कुछ नहीं मिला। जिस मकसद से उसने चादर बिछाई थी वह पूरा हो गया था। मैं तो गरीब घर से थी। मेरी ज़िंदगी में उससे पहले कोई भी मर्द नहीं था, और मेरी उम्र ही कितनी थी। यहाँ मैं जवान हुई, वहाँ मेरी शादी करवा दी। अभी भी यह सोचकर हैरान होती हूँ कि यह चादर वाली बात बहुत से खानदानों में होती है और लोग इसे बड़ा अच्छा समझते हैं। कहते हैं कि हमारा रिवाज है, पर यह कितना घटिया रिवाज है वही जानते हैं जो इस रिवाज से गुजरे होते हैं। मैं जब अपनी अम्मा से मिली तो मैंने उनको यह बात बताई और मैं रो पड़ी। मैंने कहा कि ऐसे मुझे चेक किया, उसने परीक्षा ली मेरी। इतनी बुरी बात है, आपने तो कहा था कि अकेला मर्द है, तो उसके घर में उसकी माँ बहन कोई नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने खुद ही मेरे साथ ऐसा किया। मेरी माँ ने कहा कि तू परीक्षा में पास तो हो गई है ना, तो फिर रोती क्यों है? मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मेरा अपमान है। क्या समझता है वो कि मैं शादी से पहले किसी के साथ, माँ, कब तक हम लड़कियों के साथ ऐसा होता रहेगा? जो लड़की किसी के साथ रिश्ते में होती है उसके साथ भी यही होता है, और जो नहीं होती उसके साथ भी यही होता है। जब मैंने इसी अपमान का सामना करना था तो फिर मैंने अपने आप को बचा कर क्यों रखा? मेरी अम्मा ने कहा कि तू बेकार की बातें मत सोच,
पागल मत बन। यह बात अच्छी है कि अगर उसने तेरी परीक्षा ली है तो कम से कम तो उसमें पास हो गई है ना, इसलिए तुझे अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं कि कोई दुनिया का जालिम से ज़्यादा जालिम इंसान भी हो तो शादी के 4-6 दिन तो उसके साथ अच्छे गुजर जाते हैं। माँ की बात सुनकर डर लगने लगा, और जिसका डर था वही मेरे साथ भी हुआ था। 3 दिन के बाद मेरे पति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और अब वह बात बात पर मुझसे ऊंची आवाज़ में बोला करता था और बार बार मुझ पर गुस्सा करता था। मुझे सुबह सुबह जगा देता और कहता कि मेरा टिफ़िन तैयार करो। मैं शाकाहारी थी, मांस मछली नहीं खाती थी, ना ही पकाती थी, लेकिन वह शाकाहारी नहीं था और उसकी वजह से अब मुझे मांस मछली पकाने भी पड़ी। यह शुक्र है कि उसने मुझे खाने को नहीं कहा, लेकिन पकाना भी मेरे लिए आसान नहीं था। एक बार अपने ऑफिस चला जाता तो मुड़ के मेरी कोई खबर ही नहीं लेता था कि पूरे दिन में मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। लोगों से बहुत ज़्यादा रिश्वत लेता था। उसे लोगों के फ़ोन आते थे, लोग फ़ोन पर रो रहे होते थे, साहब हमारी मदद करो, साहब ऐसा नहीं करो, हम गरीब लोग हैं, हमारी ज़मीन है, ज़मीन हमारी माँ है, हम कहाँ से इतने पैसे लाए, अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम ज़मीन के लिए क्यों लड़ रहे होते। लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता था। मैं सोचती थी कि कहीं इसकी इस तरह की हरकतों की वजह से हमारे घर पर कोई आपत्ति ना आ जाए, हमें किसी के दिल की हाय न लग जाए। इस बात पर वह बहुत हंसता था और कहता था कि हाय गरीबों को लगती है, अमीरों को हाय नहीं लगती। इसके बाद तो रोज़ ही ऐसा होता था कि मेरा पति मुझे किसी न किसी बात पर मारता। वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा औरत पर मर्द का हाथ खुल जाए तो फिर रुकता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तो उसकी आवाज़ और शक्ल से भी डर जाती थी, लेकिन अब तो उसका हाथ खुल गया, और जब उसका दिल करता वह मुझ पर हाथ उठाता। एक दिन मुझे कहने लगा कि कविता, तुझ पर हाथ उठाकर मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं हैरान रह गई तो इस बात पर हंसने लगा। उसने कहा कि औरत की कुटाई लगाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझी कि मजाक कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद उसने खुद भी कह दिया कि पागल, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि वह सच में ऐसा था कि कभी कभी इंसान अपने दिल की बात कह देता है तो फिर यह नाटक करता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन असल में वही उसके दिल की बात होती है। और मुझे भी ऐसा ही लगता था। मेरे पति को बहुत से लोगों की हाय लगी हुई थी। वह बहुत से गरीबों का खून चूस रहा था। न जाने कितने लोग उसकी मौत की प्रार्थना करते थे, जिनमें से एक मैं भी थी, क्योंकि मुझे मेरे पति से क्या प्यार होना था जब पहले दिन से ही उसने मेरे साथ ऐसा किया और फिर उसके बाद मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चला हुआ था। मुझे यह बात उसकी बातों से भी महसूस हुई, और उसके फ़ोन में मैंने एक लड़की की तस्वीर भी देखी। उसके नंबर पर भी उसने मेरी जान लिखा हुआ था। अगर इसको ऐसे ही लड़कियों की कमी नहीं थी तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की थी। मैंने यह बात अपने माँ को बताई तो उसने कहा कि मर्द के तो 1000 चक्कर होते हैं, ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसका शादी से बाहर चक्कर नहीं होता, लेकिन जिससे उसने शादी की है वही औरत उसके दिल पर राज करती है, उसी को अपने घर में रखता है और उसी से अपने बच्चे पैदा करवाता है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि अगर उसके पीछे इतनी सारी औरतें हैं, पर शादी तो उसने तुझसे की है ना। और बेटा, ये जो औरत होती है ना, जो अपने पति को बांध के रखना चाहती है, वह इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ औरत होती है, क्योंकि कोई भी औरत मर्द को बांध कर नहीं रख सकती, चाहे वह खूबसूरत हो, चाहे वह पैसे वाली हो, चालाक हो, समझदार हो। औरत मर्द को कभी नहीं बांध सकती। वह किसी भी मोड़ पर आपको धोखा दे सकता है, और ऐसा धोखा देता है कि आप हैरान रह जाते हो कि मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया था, फिर भी उसने मुझे धोखा दे दिया। इसीलिए औरत को बस इसी बातों पर खुश होना चाहिए कि इस मर्द ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है और अपनी पत्नी बनाकर घर में रखा है, मुझे इज्जत दी है। औरत के लिए इतनी खुशी ही काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा उसे कुछ मिलता भी नहीं है। पर मुझे यह बात बहुत बुरी लग रही थी। मैं उसका घर साफ करती थी, उसके कपड़े धोती थी, मज़दूरों की तरह काम करती थी। जब वह मुझे बुलाता था, मैं उसके पास चली जाती थी। न वह मेरी तबीयत देखता था, न मेरा मूड देखता था। बस जब उसका दिल करता, मुझे अपने पास बुला लेता और मैं भी चली जाती थी।
सिर्फ इतना सोचकर कि मेरा पति है और बदले में मुझे क्या मिल रहा था। दिन रात की मार कुटाई और यह कि मेरे पति ने किसी और के साथ चक्कर चला रखा था। जब भी मैं अपनी माँ से यह बात करती तो मेरी माँ मेरे पति का ही साथ देती थी। अब मैंने उनसे बात करना ही छोड़ दिया था, लेकिन माँ से बात नहीं करती तो किससे करती? किसी के सामने तो दिल हल्का करना ही था। मेरी माँ कहने लगी कि जब संतान हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब तक हमारे यहाँ संतान क्यों नहीं हो रही थी? इस बात पर भी वह मुझे ही बातें सुनाता था। कहता था कि तू जवान है, तेरी तो उम्र भी कम है, फिर अब तक हमारे यहाँ संतान क्यों नहीं हो रही? मेरे मुंह से निकल गया कि आपकी उम्र तो ज़्यादा है। फिर उस रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात थी। पहले उसने मुझे थप्पड़ों से मारा और फिर मैं सब कुछ सहती रही, और क्या कर सकती थी? अब तो मेरी शक्ल ही बदल गई थी। मुझे कोई भी देखता तो कहता कि ये वाली कविता है ही नहीं, इसको क्या हो गया, शादी तो इसको रास नहीं आई। मेरी माँ को भी पता था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन मेरी माँ कभी भी मेरी साइड नहीं लेती थी। इतना भी नहीं कहती थी कि मेरी बेटी बेचारी मुसीबत में है। मेरे घर में मेरी एक माँ थी जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती थी, लेकिन वह मुझे कभी भी कोई अच्छी बात नहीं बताती थी। कहती थी कि तुम्हें ही सर झुकाना है और तुम्हें ही चुप रहना है, क्योंकि तू उसकी पत्नी है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वह ऐसा क्यों करती है, तो मैंने उसके बाद यह सोच लिया कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। असल बात यह थी कि मेरा पति हर महीने मेरे घर में घर खर्च के पैसे देता था। उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, ये तो मैं नहीं जानती। इतना अच्छा तो नहीं था कि इसलिए मुझे यह बात न बताई हो कि मेरे सामने मेरे माँ बाप को छोटा नहीं बनाना चाहता था। शायद बताना भूल गया था, वरना 100 बार बताता। इसीलिए मेरी माँ को उसके अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती थी और वह हमेशा उसी की तरफदारी करती थी। अब मैंने अपनी माँ से भी बात करना छोड़ दी थी। अब मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे अंदर यह सब कुछ सहन करने की शक्ति नहीं है। या तो मुझे यह सब सहन करने की शक्ति दे दे, और या फिर इस आदमी को मेरी ज़िंदगी से निकाल दे। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है कि इसको सज़ा ही मिलेगी। एक दिन तो किसी को फ़ोन पर कह रहा था कि बच्चा होने वाला है, तो मैं क्या करूं, जाकर कोई गोली खा ले और बच्चा गिरा दे। मैंने उसके मामले में नहीं बोलाती थी और मुझे पता था कि बोलूँगी तो मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन आज मैंने सवाल कर लिया। मैंने कहा कि किसका बच्चा होने वाला है, तो कहने लगा कि नहीं है, ना मेरा बच्चा है, ना ही तुझे क्या है, तो अपने कम से कम रखना, ज़्यादा बातें ना किया कर। यह सुनकर मैंने सारी रात रोती रही। भगवान भी तो अजीब सा खेल खेल रहा था। उसके यहाँ बच्चा हो गया, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हुआ। मेरे यहाँ बच्चा हो जाता तो मैं बच्चे में लग जाती, मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाता। पर अभी मेरी प्रार्थना को पूरा होने में शायद वक्त बाकी था। अब तो मुझे आदत हो गई थी। मेरे पति के दोस्त यार भी घर में आते थे। उनके लिए खाना बनाकर मैं थक जाती थी। कभी उसका कोई रिश्तेदार भी आ जाता था तो वह कहता था कि तेरे पति ने तुझे बहुत बुरी तरह से रखा हुआ है, लेकिन एक बात है कि तुम जवान हो और यह बूढ़ा है, यह तुझसे पहले ही दुनिया से जाएगा। जब ऐसा होता तो तुम फिर शादी कर लेना। उसका एक रिश्तेदार मुझ पर बहुत नज़र भी रखता था। उसका नाम राजीव था। मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर सब कहते थे कि बुरा इंसान नहीं है। उसने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा कि अच्छा, किसी की पत्नी तुम्हें अच्छी लगती है, फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके किस्म के आदमी हो? उसने कहा, क्यों, किसी से प्यार करना कोई पाप है क्या? और मैं अगर तुमसे प्यार करता हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत खूबसूरत हो, अच्छी हो, इसलिए तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने यह कब कहा कि अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो? पर तुम्हें पसंद करने का हक तो है ना? मुझे उसकी बातों पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। हाँ, यह भी बात है कि जब भी वह घर आता कोई न कोई चीज़ लेकर ही आता था, और वह भी मेरे पति के साथ बैठ जाता था। मेरा पति उसका मामू लगता था। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी एक जगह पर रुक गई है और कभी भी कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। पर फिर एक दिन मेरा पति घर नहीं आया। शाम हो गई और घर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद अपने किसी दोस्त के पास बैठा होगा। थोड़ी देर के बाद मुझे किसी अजनबी नंबर से कॉल आने लगी और मेरे पति ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने किसी से भी बात की
तो वह मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए मैं अजनबी नंबर की कॉल नहीं उठा रही थी। पर कॉल बार बार आने लगी, फिर से आने लगी तो मैंने उठा ली। दूसरी तरफ से मेरे पति का कोई दोस्त बोल रहा था। उसने कहा, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी अस्पताल आ जाएं। मैं तो हैरान ही रह गई और फ़ौरन अस्पताल भागी। वहीं इतनी देर से मुझे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी। जब अस्पताल गई तो पता चला कि मेरे पति को बहुत ज़ोर से झटका लगा है। कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन वह डर गया, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उसे लकवा मार गया है। अब वह न तो बोल सकता है और न हिल सकता है, सिर्फ उसकी एक ही बाजू ही हिल सकती थी। उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था, एक तरफ को लटक गए थे। उसको ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जैसा भी था, लेकिन मेरे पति था, और हम तो भारतीय नारियां हैं, अपने पति के लिए जान भी दे देती हैं। उसके दोस्त ने कहा कि पता नहीं इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा था, अब तो ये बता भी नहीं सकता और हाथ से लिख कर भी नहीं बता सकता कि सिर्फ इसका एक ही बाजू काम कर रहा है, उसकी भी उंगलियां जाम हैं। आप इनको घर ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर तो इनका कोई काम नहीं। मैं अपने पति को घर ले आई। अब उसके सारे काम मुझे ही करने थे। उसकी आंखों में अजीब सा एहसास था। शायद ये सोच रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया तो मेरे साथ भी बुरा हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे अभी भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। वह बिस्तर पर पड़ा रहता और धीमी सी आवाज़ निकालकर अपने काम करवाने के लिए मुझसे कहता। जब उसे पानी पीना होता तो वह अजीब सी आवाज़ में बोलता। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी, सिर्फ आवाज़ होती थी। मैं उसको समय पर खाना देती थी, पानी पिलाती थी, दवाई भी देती थी। मेरा कमरा जो था, उसकी एक साइड पर ही स्टोर रूम था। स्टोर रूम का एक दरवाज़ा बाहर था और एक दरवाज़ा हमारे कमरे से जाता था। मैं स्टोर रूम के अंदर सारे पुराने कपड़े और सामान वगैरह रखा करती थी, और मेरे पति का भी शादी से पहले कुछ सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था, क्योंकि वह शादी से पहले यहाँ पर अकेला रहता था। वह कभी कभी स्टोर रूम की तरफ इशारा करने लगता। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या लेना है आपको, कोई चीज़ चाहिए? वहाँ से ले लूँ। लेकिन वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी थी जो इस्तेमाल के काबिल थी। वो बार बार इशारा कर रहा था, जैसे मुझे कह रहा हो कि उधर जाओ, उधर जाओ। मैं उधर गई भी, लेकिन वहाँ तो सब कबाड़ कूड़ा पड़ा था। मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिसकी मेरे पति को ज़रूरत हो सकती थी। पर वह जिस तरह से इशारा कर रहा था, ऐसा लगता था कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा पर कुछ नहीं था। मैं वापस आ गई और मैंने कहा कि दवाई खाकर सो जाएं। लगता है आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। अब वो दिन रात यही करते रहते, पागलों की तरह इशारे करके मुझे बताते कि वहाँ कुछ है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। मैंने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा कि इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। जब इंसान ऐसी हालत में होता है तो फिर उसके साथ होता है और उसकी ज़िंदगी से जीने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। अगर जल्दी जल्दी ही यह ठीक नहीं हुआ तो शायद यह इस दुनिया से भी चले जाएंगे। बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से मेरे पति के गुर्दे और माइंड ख़राब हो चुका था, क्योंकि न तो वह हिल सकता था, न ही वॉक कर सकता था, न ही उठ सकता था। उसके पैर भी सूज रहे थे क्योंकि वह नीचे चल नहीं सकता था, और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसे किसी ऐसी जगह ले जाते जहाँ पर मशीनें होती जो इंसान को खड़ा होने में मदद करती। हालात ये हैं कि जब उसके जिस्म में खून दौड़ने लगता है तो वह ठीक हो जाता है। पर अब मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। रिश्तेदार तो आते थे, कोई तसल्ली देता था, कोई बातें करता था, कोई कहता था कि इसे सज़ा मिली है, कोई कहता था भगवान नाराज़ है, और कोई कहता था कि लगता है इसकी पत्नी ने कुछ किया है कि ये अपनी पत्नी को बहुत मारता था। लेकिन मैं ऐसे मामले में क्या कर सकती थी? मैंने थोड़ी उसे कहा था कि वह जल्दी में कहीं जाए, उसके साथ ही हादसा हो जाए। मैं तो वहाँ पर थी नहीं, लोग भी ना अजीब बातें करते हैं। राजीव ही मेरा घर का सामान लाया करता था, क्योंकि मैं अपने पति को ऐसी हालत में छोड़कर बाहर नहीं जा सकती थी। मेरे पति को भी पता था कि वह घर में आता है, और मेरा पति तो उसे अपने बेटे की तरह समझता था, लेकिन वह मेरी उम्र का ही था, मेरा तो बेटा नहीं था।
वह जब आया तो मैंने उसे यह बात बताई। वह भी स्टोर रूम में गया। उसने कहा कि यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी जिसकी ज़रूरत हो। तू यह क्यों कहता है कि इस तरफ जाओ? हो सकता है स्टोर रूम में इसके माता पिता की तस्वीर पड़ी हो और ऐसे वक्त में तस्वीर देखना चाहता हो। क्या स्टोर में कोई पुरानी तस्वीरें पड़ी हैं? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता किसने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। जो चीज़ें मैंने रखी थी उसमें तो कोई तस्वीर नहीं है। राजीव मुझे बहुत तसल्ली देता था। एक दिन उसने मेरे हाथ में हाथ रख दिया तो मैंने अपने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम? मेरा पति बिस्तर पर पड़ा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा चांस है। वह तो हैरान रह गया। उसने कहा, तुम मुझे इतना बुरा क्यों समझती हो? मैंने कहा, बुरा ना समझो तो और क्या करूं? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम अपने मामू की पत्नी यानी अपनी मामी पर बुरी नज़र रखे हुए हो। तो वह कहने लगा, ज़रूरी नहीं कि मेरी नज़र बुरी हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरी नज़र बुरी नहीं है, न ही मेरी नीयत बुरी है। मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं है कि अगर तुम मुझसे 2 पल प्यार से बात कर लोगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? तुम तो हर वक्त ही गुस्से में रहती हो। अपनी हालत देखो। मैंने कहा, क्या करूं? अपनी हालत पर एक बीमार इंसान के साथ रहकर दूसरा इंसान भी बीमार हो जाता है। अपने पति के सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। पूरा दिन वह चिल्लाता है। इससे अच्छा तो वह बोल लेता, कम से कम मुझे उसकी बात की समझ तो आ जाती। अब मुझे समझ नहीं आती, बस पूरा दिन ही मिनमिनाता रहता है और मैं परेशान रहती हूँ। कहने लगा, फिर भगवान से प्रार्थना करो कि वह इस दुनिया से चला जाए। मैंने नहीं कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा, क्योंकि मामू की तबीयत बहुत ख़राब है, वह बहुत तकलीफ़ में है। वह ठीक होने वाला नहीं है। मेरी डॉक्टर से वहीं पर बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी परेशान हो जाएगी, लेकिन अब मामू कभी भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि वह इस दुनिया से चला जाए तो ही उसके लिए अच्छा है। अब पता नहीं राजीव की दुआ लग गई या वह मेरे पति को कोई ऐसी चीज़ देकर चला गया था कि मेरे पति की तबीयत रात को बहुत ख़राब हो गई। आखिरी वक्त में भी वह उसी स्टोर की तरफ इशारा कर रहा था। खैर, मेरा पति अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा कि मामला कुछ ख़राब है और सुबह तक वह इस दुनिया से जा चुका था। मेरी आंखों में आंसू तो ज़रूर थे, लेकिन इतना भी दुख नहीं था कि यह दुख मुझे जीने न देता। मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ लोगों ने उसके पैसे देने थे, वह लोग भी पैसे देकर चले गए। अब मैं उसकी विधवा थी और मेरे पति के खाते में भी कुछ पैसे थे। वह सारा कुछ मेरे पास आ गया, पर मैं हैरान थी कि मेरे पति तो इतनी अच्छी नौकरी करता था, ऊपर की कमाई भी कमाता था, फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं था। बस इतने ही पैसे थे कि शायद 5 से 6 महीने तक मेरा गुजारा हो जाता। फिर उसके बाद मैं क्या करती? अब उसकी पेंशन मिलने का भी कोई चांस नहीं था। उसमें काफ़ी लंबा प्रक्रिया था जो भी अभी चल रहा था, और वैसे भी पेंशन से क्या हो जाता, उसने तो अपनी सेवा पूरी नहीं की थी, तो उसकी पेंशन भी कम बनने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। राजीव ही था जो आकर थोड़ी बहुत मदद कर देता था। मुझे उसकी नज़र अजीब लगने लगी थी। शायद वह सोच रहा था कि अब मेरा चांस है। उसके माता पिता भी तो इस दुनिया में नहीं थे। उसके ऊपर समाज का कोई दबाव नहीं था। अगर वह चाहता तो एक विधवा से शादी कर सकता था, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मेरा पति जब से बीमार था, इस घर से अजीब किस्म की दवाइयों की बू आ रही थी। हर वक्त ऐसी बू थी, ऐसा लगता था कि यह घर नहीं, अस्पताल है। आज मैंने कमरा बंद कर ली और सारे घर को साफ करने लगी। मैंने झाड़ू उठा लिया और सारे घर को साफ करने लगी। अब स्टोर रूम की बारी आ गई थी। स्टोर रूम को भी साफ कर रही थी और साफ करते करते सोच रही थी, मेरा पति बार बार इस जगह इशारा क्यों करता था, जैसे यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं था। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अपने पति की बीमारी की हालत में भी मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती थी। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, तो रूम तो मैंने साफ़ कर दिया। छोटा सा तो स्टोर रूम था, जैसे बाथरूम होता है, और इसके अंदर लकड़ी और गट्टे से डिब्बे बनाए गए थे ताकि उसके अंदर चीज़ें रख ली जाएं। यह बहुत कमज़ोर से डिब्बे थे, लेकिन यह तो स्टोर रूम था।
कोई कमरा नहीं जो इस पर इतनी मेहनत की जाती। पर मैं इतनी ज़्यादा थक गई कि मुझे अचानक से चक्कर आया और मैं उन डिब्बों के साथ जा लगी। मैं नीचे गिर गई क्योंकि वह डिब्बे टूट गए और मेरा सर किसी बहुत भारी चीज़ के ऊपर लग गया। एक पल को तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं वहीं पर लेट गई, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और उठकर बैठी। अब मुझे हैरान थी कि मेरा सर किस चीज़ पर लग गया। मेरा सर दीवार पर भी लगता, मुझे इतना दर्द नहीं होता। यह कोई सख्त सी चीज़ थी। इस लकड़ी की दीवार के पीछे जब मैंने पलट कर देखा तो पैरों तले से डरती हुई खिसक गई, क्योंकि यह तो एक तिजोरी थी, बहुत भारी और बहुत बड़ी तिजोरी थी जिसे इस लकड़ी की दीवार के पीछे रखा गया था। अब मुझे समझ आई कि मेरा पति इस तरह से इशारा क्यों करता था और इतनी देर तक ऊपर की कमाई खाने के बाद भी उसके पास ज़्यादा पैसे क्यों नहीं थे। उसका बैंक अकाउंट भी खाली था, क्योंकि शायद अपने सारे पैसे यहीं पर रखा करता था और इसके अंदर पैसे ही पैसे थे। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैं कभी इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं। फिर मुझे याद आया कि मेरे पति की जेब में हमेशा एक चाबी रहती थी। जब उसका देहांत हो गया तो मैंने वो चाबी भी उसकी जेब से निकाल ली थी। मैं समझ गई कि यह चाबी किसी इसी तिजोरी की है। मैंने उसे चाबी को उठाया और तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगी। पता नहीं मैं सामने कौन सा नज़ारा देखने वाली थी। मेरी आंखों के सामने क्या आने वाला था। इसमें क्या था? ये तिजोरी तो इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर एक पूरा आदमी भी बैठ सकता था। फिर इसको स्टोर रूम में दीवार के पीछे क्यों रखा गया था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेरे पति ने कोई पाप किया था और आज उसका वह पाप मेरे सामने आने वाला था। मैं किसी भी अजीब सी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी। मैंने तिजोरी खोल दी और तिजोरी ऐसे खुल गई कि जैसे उसे पहले भी खोला जाता है, यानी वह भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी और ऐसा भी नहीं लगता था कि ज़्यादा दिनों से बंद थी। जब मैंने सामने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि इस जोड़ी के अंदर सोने के बिस्किट, कुछ महंगी घड़ियाँ और एक डब्बा पड़ा था। इस डब्बे के अंदर बाहर के मुल्क की करेंसी भी थी। मुझे अपने आप को संभालना था, मुझे बेहोश नहीं होना था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे पैसे और इतनी सारी चीज़ें कभी नहीं देखी थीं। मुझे क्या पता, मैं तो गरीब घर की थी और मेरे पति के साथ जब मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी, वह मुझे 1 रुपया नहीं देता था, सिर्फ घर खर्च के पैसे देता था और उसका भी हिसाब लेता था, और हिसाब भी ऐसा लेता था कि जान को आ जाता था। इसका मतलब कि मेरा पति सारे कमाए हुए पैसों को सोने के बिस्किट और चीज़ों में कन्वर्ट करके यहाँ पर रख दिया करता था। तभी तो बार बार यहाँ इशारा करता था। शायद मुझे बताना चाहता था कि पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, मेरा इलाज करवाओ, मुझे किसी और शहर में ले जाओ जहाँ पर मेरा इलाज हो सके। मैं यही समझती रही कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ इतने ही पैसे थे जिससे उसका थोड़ा बहुत इलाज और घर चल रहा था, क्योंकि वह 8 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा और उसके बाद इस दुनिया से चला गया। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, लेकिन अब क्या कर सकती थी। मैंने वह सारी चीज़ें वहाँ से उठा लीं और उस तिजोरी को तो मैं उठा नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत भारी थी। लेकिन मैंने उसके आगे फिर से वह दीवार लगाने की कोशिश की और एक अलमारी भी रख दी, ताकि किसी को पता न चल जाए कि यहाँ पर एक तिजोरी थी, क्योंकि यह घर भी बिक चुका था, पहले से ही गिरवी पड़ा था और मुझे 2 महीने बाद इस घर को छोड़ कर जाना था। मैंने वह सारा सामान अपने पास कर लिया और राजीव के पास चली गई। मैंने राजीव से कहा कि आज तुम्हारी मोहब्बत का टेस्ट लेने के लिए आई हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने कहा कि मैं तो कब से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहने लगा कि तुम हो ना, बस तुम ही काफ़ी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं। मैंने उससे कहा कि हाँ, पर मैं दूसरे शहर में जाना चाहती हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहती। इस बात पर वह थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, कविता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, बस तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। हम लोग ट्रेन में बैठे और हमने यह शहर ही छोड़ दिया और अब यहीं पर रहते हैं। मैंने अभी भी पूरी तरह से यह नहीं बताया है कि मेरे पास इतना कुछ है,
लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में बता दिया था कि बाहर के पैसे और घड़ियाँ वगैरह मिली है और उन्हें बेचकर हमने यहाँ पर अपने रहने का इंतज़ाम किया है। राजीव ने और मैंने शादी कर ली है। अब वह मेरा पति है और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, लेकिन अभी भी मैं उसको सारी सच्चाई नहीं बता पा रही हूँ। सोच में पड़ी हुई हूँ कि बताऊँ या न बताऊँ। आप लोग बताएंगे क्या मुझे उसे बता देना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास सामान है वह बहुत ज़्यादा रुपयों का है। यह न होकर उसकी नीयत बदल जाए और वह मुझे छोड़कर चला जाए। पर वह कहता है कि तुम्हारे बिना तो मुझे सांस ही नहीं आती, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। हम दोनों के साथ रहते हुए 7 महीने गुजर गए हैं। वह कहता है कि अब हमें अपना परिवार शुरू करना चाहिए। मेरी माँ कहती थी कि जो मर्द औरत के साथ परिवार शुरू करने की बात करता है वह उसे कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि उसे अपने बच्चों की माँ बनाना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं राजीव को यह सब कुछ बता दूं या नहीं बताऊं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।